हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने उसी की पॉइंट ऑफ पीएचडी प्रोग्राम का सेकंड पार्ट ला रहा हूं, जिसका नाम है की पॉइंट ऑफ थीसिस वर्क। थीसिस वर्क की अगर बात करूं तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या करें क्या ना करें, वगैरह वगैरह। तो आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने जा रहा हूं जो कि आपके दिमाग में चलते हैं, मतलब जो एक रिसर्चर के दिमाग में चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थीम सिलेक्शन, जिसमें रिसर्च टॉपिक जिसे कहा जाता है, ये सेम होती है जैसे कि सिनॉप्सिस में रखी जाती है। तो सिनॉप्सिस का टॉपिक और रिसर्च टॉपिक दोनों सेम होता है, ठीक है। सेकंड, ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हमेशा रिसर्च टॉपिक के बेस पे ही बनता है। तो जैसा आपका रिसर्च टॉपिक यानी थीसिस टॉपिक होगा, सेम उसके अकॉर्डिंग आपके ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे। लेकिन जनरली इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ 4 या 5 ऑब्जेक्टिव्स का होता है, इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स नहीं रखे जाते। जनरली कभी कभी लोग 7 या 8 भी रख लेते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज़ ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है वो 4-5 का होता है। तीसरा, बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बाद हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस क्या होता है, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हाइपोथेसिस एक एस्टिमेशन है, एक अनुमान है कि हम जो करने जा रहे हैं उसमें ऐसा होगा, वैसा होगा, ये हो सकता है, वो हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो जो एस्टिमेशन है उसी को हम थीसिस की लैंग्वेज में हाइपोथेसिस कहते हैं। तो हाइपोथेसिस जो है वो जनरली ऑब्जेक्टिव्स पे बेस करती है। तो अगर पाँच आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं तो 5 हाइपोथेसिस भी होंगी, जिसके 10 पार्ट होंगे। और कैसे होंगे आइए इसको बताता हूँ। हर हाइपोथेसिस के मतलब हर एक सिंगल ऑब्जेक्टिव में 2 हाइपोथेसिस बनेगी। तो बेसिकली हाइपोथेसिस 2 तरीके की होती है। एक है नल हाइपोथेसिस, जिसको हम H0 से डिनोट करते हैं। ये हाइपोथेसिस नेगेटिव नेचर की होती है। ये सीधे कहती है नो, यानी ये कहती है कि जो थीसिस में जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में कोई रिलेशनशिप, कोई संबंध नहीं है, जो कि हमने लिखा भी है दैट देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च टॉपिक, ठीक है। दूसरा है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसको हम HA या H1 से डिनोट करते हैं। ये हाइपोथेसिस जो है वो पॉजिटिव नेचर की होती है। ये कहती है यस, यानी ये जो है मानती है कि जो थीसिस में जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में आपस में रिलेशनशिप यानी संबंध है, ठीक। यानी ऊपर वाली ना कहती है, नीचे वाली हाँ कहती है, यानी और जो नल है वो ना कहेगी और ऑल्टरनेटिव जो है वो हाँ कहेगी। अब एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि टोटल हाइपोथेसिस कितनी होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग मैंने कहा कि अगर 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं तो आपके 8 हाइपोथेसिस बनेगी, 4 × 2, यानी हर ऑब्जेक्टिव पे 2 हाइपोथेसिस बनेगी। एक नल जो कि नेगेटिव होगी H0 से, और एक ऑल्टरनेटिव जो कि HA या H1 से जो होती है, जो कि पॉजिटिव होती है। ऐसे ही आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स पे नल ऑल्टरनेट बनती जाएगी, ठीक है। अगला, रिसर्च मेथडोलॉजी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसमें अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हमारी जो रिसर्च स्टडी है, जो हम टॉपिक हमने लिया है उसको हम किस तरीके से दिखाएंगे, या उसमें हमने कौन सा रिसर्च मेथडोलॉजी फॉलो किया है उसको बताना है। तो बेसिकली 4 तरीके की होती है: डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, एक्सप्लोरेटरी और कंपैरेटिव स्टडी। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि हमने जो टॉपिक लिया है हम उसको समझाएंगे और उसको तानेंगे, फैलाएंगे। एनालिटिकल का मतलब है हम उसका विश्लेषण करके बताएंगे। हम उस डेटा के बेस पे, यानी सेकेंडरी डेटा और प्राइमरी डेटा के बेस पे हम उसको एनालाइज करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। एक्सप्लोरेटरी का मतलब है कि हम कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे, मतलब कोई नई चीज़ बाहर निकालेंगे अपनी स्टडी से, तो हम उसको समझाएंगे। और कंपैरेटिव स्टडी का मतलब है कि हम किन्हीं 2 फैक्टर्स के बीच में एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, कौन सा बेटर है और कौन सा ज़्यादा अच्छा है, लेफ़्ट या राइट, अप या डाउन, ऐसे, ठीक। अब दूसरा पॉइंट आता है टेस्ट अप्लाइड का। टेस्ट अप्लाइड का मतलब है कि आप जो डेटा कलेक्शन करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी, अगर दोनों है तो, अगर एक ही है तो भी, तो उसमें हमको कौन से टेस्ट लगाने हैं कि जिनके थ्रू हम अपना कंक्लूजन और फाइंडिंग दोनों निकाल सकें। तो उसमें हमारा काई स्क्वायर टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट और एनोवा टेस्ट। एनोवा टेस्ट का मैंने फुल फॉर्म लिखा हुआ है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनोवा टेस्ट का यूज़ हमेशा कंपैरेटिव स्टडी में ही किया जाता है। उसके बाद है पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। नोटेबल पॉइंट ये है कि टी टेस्ट तभी लगता है जब हमारा सैम्पल साइज़ 30 या 30 से कम हो, ठीक है। अब तीसरा चलते हैं डेटा कलेक्शन का। डेटा कलेक्शन मतलब मेन है कि आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है आपको उसको क्या कहते हैं, अपने आप को प्रूफ करना है कि आपने जो टॉपिक लिया है
कि आप उसको कैसे प्रूव करेंगे कि हाँ, जो हमने स्टडी करना चाहते थे वो सही है, वो सच है और एकदम सही। तो उसमें आपकी मदद करता है डेटा जो आप कलेक्ट करते हैं। तो इसमें 2 तरीके के डेटा कलेक्ट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा वो है जो कि सर्वे क्वेश्चनायर से कलेक्ट किया जाता है, और ये जनरली 30 से 35 क्वेश्चन का सर्वे क्वेश्चनायर बनाया जाता है, जो कि रिसर्चर खुद बनाता है अपने इनको ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख करके। ठीक है। सेकेंडरी डेटा वो है जिसको हम फिक्स डेटा भी कहते हैं, इसको हिस्टोरिकल डेटा भी कहा जाता है। सेकेंडरी डेटा का जो सोर्स है वो न्यूज़पेपर होता है, मैगज़ीन हो सकता है, वेबसाइट हो सकता है, और दूसरे जितने सेकेंडरी सोर्सेज हैं वो हो सकते हैं। ठीक है। अगला चलते हैं। फिर है सैम्पल पॉपुलेशन साइज़। सैम्पल पॉपुलेशन साइज़ को सेलेक्ट करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, बहुत बड़ा सिरदर्दी भी होती है। मान लेते हैं कि एक रिसर्च स्टूडेंट है, उसको अपने रिसर्च टॉपिक में मान लीजिए उसने प्रयागराज पे स्टडी करनी है, प्रयागराज पे खोज करनी है। लेकिन प्रयागराज अगर पॉपुलेशन हम मान लेते हैं 20 लाख है, तो क्या 20 लाख के ऊपर खोज करना आसान है? नहीं। तो खोज करना जब 20 लाख के ऊपर आसान नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम कोशिश करेंगे ना कि थोड़ा डेटा कम ले लें, ताकि हमारा जो काम है वो आसान हो जाए और जल्दी हो जाए। तो जनरली सैम्पल पॉपुलेशन साइज़ वो पॉपुलेशन होता है जो कि हम एक बड़ी सी पॉपुलेशन से छोटा सा एक भाग बाहर निकाल लेते हैं। तो जनरली ये सैम्पल पॉपुलेशन साइज़ मिनिमम 500 का होता है, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पॉपुलेशन साइज़ ले सकते हैं, लेकिन जो मैं न्यूनतम की बात करूँ तो न्यूनतम में 500 ज़रूरी होता है। नोट ये करना है कि आपका जो टेस्ट सिलेक्शन करेंगे, मतलब आप जो टेस्ट लगाएंगे अपने रिसर्च टॉपिक पे, वो हमेशा आपके सैम्पल पॉपुलेशन साइज़ के बेस पे होता है, जिसमें टी टेस्ट सबसे बड़ा वो है कि टी टेस्ट लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि टी टेस्ट कब लगेगा। तो टी टेस्ट हमेशा तभी लगता है दोस्त, जब आपका सैम्पल पॉपुलेशन साइज़ 30 यानी 30 या उससे नीचे का हो। ठीक है। आगे चलते हैं। प्लेगरिज्म चेक, ये अब बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि पहले जब प्लेगरिज्म चेक नहीं था तो लोग एक दूसरे का काम कॉपी पेस्ट करके, चोरी करके, दिखा करके उसको थीसिस में डाल करके आगे बढ़ा दिया करते थे, और उनकी पीएचडी अवार्ड हो जाती थी। लेकिन इन सारे जो मतलब गलत कामों को रोकने के लिए हमने उरकुंड नाम का सॉफ्टवेयर डेवलप किया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेवलप किया, जिसके थ्रू आपके काम की जो ओरिजिनलिटी है, मतलब जो सत्यता है, उसकी जांच की जाती है कि आपने जो थीसिस हमारे सामने रखी है जांचने के लिए, उसमें आपका काम कितना ज़्यादा सही और वास्तविक है, मतलब उसमें आपने अपने कितने वर्ड्स डाले हैं वो देखा जाता है। ओरिजिनलिटी ऑफ वर्क जो है चेक किया जाता है। ठीक। उरकुंड में जब उसको डाला जाता है तो इसमें यही चेकिंग है। मेन है कि 10% कॉपी मटेरियल ही अलाउड होता है, मतलब अगर आपकी पूरी थीसिस को जब चेक किया जाता है तो उसमें 10% का ही कॉपी पेस्ट मटेरियल को अलाउ किया जाता है कि हाँ, आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं पीएचपी के लिए। लेकिन अगर 10% से ज़्यादा है, 11% या 12% है, तो आपको उसको फिर से एक्सरसाइज करना होता है, फिर से उसको रिवाइज करना होता है, और फिर 10% पे आपको रिपोर्ट दी जाती है। और फिर इसी रिपोर्ट को हम अपनी पीएचपी के लिए जो हमने थीसिस तैयार की है स्पाइरल बाइंडिंग में, उसमें अटैच करके उसको आगे बढ़ाना होता है। ठीक है। और हाँ, प्लेगरिज्म रिपोर्ट जो 10% की होती है उस पर ही जो प्लेगरिज्म डिपार्टमेंट यानी एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर का जो डिपार्टमेंट होता है, उसका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी जो सक्षम अधिकारी होता है, उस प्लेगरिज्म रिपोर्ट पे साइन करता है, और उसके साइन के बाद ही आपकी जो पीएचपी की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ती है। 7 पॉइंट। अब बात करते हैं कि पीएचपी होता क्या है। प्री सबमिशन प्रेजेंटेशन इसका फुल फॉर्म है, यानी आपको फाइनल सबमिशन के पहले आपका एक रिहर्सल कराया जाता है। जैसे फिल्मों में एक्टिंग के लिए कहते हैं ना कि पर्दे के सामने आने के पहले कई बार डायलॉग की प्रैक्टिस होती है, सीन की प्रैक्टिस होती है और रिहर्सल की जाती है। वैसे ही पीएचपी भी एक तरीके से रिहर्सल होती है, जिसमें आपसे चीज़ें पूछी जाती हैं कि आपने ये कैसे किया, क्यों किया, कहाँ से लाया, कैसे लाया, ये सब पूछा जाता है। लेकिन पीएचपी में जो थीसिस रखी जाती है, उस थीसिस की जो लेंथ होती है, मतलब एक स्टैंडर्ड लेंथ, वो होती है 200 से 250 पेजेस की, जिसमें आपकी प्रीफिक्स पेजेस और सफिक्स पेजेस लगते हैं, यानी थीसिस के आगे कुछ पेज लगते हैं और थीसिस के पीछे कुछ पेज लगते हैं। तो आइए देखते हैं वो थीसिस के आगे पेज और पीछे पेज कौन कौन से होते हैं। तो प्रीफिक्स पेजेस में जो पहला पेज लगता है वो होता है डिक्लेरेशन का, फिर कोर्स वर्क का सर्टिफिकेट लगता है, फिर प्लेगरिज्म की रिपोर्ट लगती है 10% की, साइंड होती है, ड्यूली साइंड। फिर एक्नॉलेजमेंट, जिसमें आप धन्यवाद अदा करते हैं उन सभी लोगों का जिन्होंने आपके थीसिस में मतलब डायरेक्टली या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपकी सहायता की होती है। फिर लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन, एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म,
जैसे मान लेते हैं कोई स्टूडेंट अगर कंप्यूटर की थीसिस बना रहा है तो वो रैम, रोम और सीपीयू ये सब बताएगा। तो रैम का फुल फॉर्म वो बताएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म बताएगा रीड ओनली मेमोरी और सीपीयू का फुल फॉर्म बताएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म है रैम, रोम और सीपीयू, इन्हीं की लिस्ट पूरी बनती है जो कि एब्रीविएशंस के फॉर्म में थीसिस के पहले लगाई जाती है। फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स जाता है। टेबल ऑफ कंटेंट्स में यहाँ पर क्या क्या जाता है, आपने जो चैप्टराइजेशन की है चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, तो चैप्टर 1 में 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे कई सारे कंटेंट्स होते हैं। तो ऐसे पूरे पांचों चैप्टर्स में जो आपके कंटेंट्स होते हैं उसका पूरा टेबल बनाया जाता है। फिर लिस्ट ऑफ ग्राफ्स होते हैं। ग्राफ हमेशा आपका जो डेटा कलेक्शन होता है उसके बेस पर ग्राफ तैयार किया जाता है। और ग्राफ एक तरीके से पिक्टोरियल यानी पिक्चर के फॉर्म में प्रेजेंटेशन होता है जिससे लोगों को और क्लियर हो जाता है कि आपने क्या काम किया है। फिर टेबल्स होते हैं। टेबल्स में उन्हीं टेबल्स के बेस पे ग्राफ बनता है जो कि आप डेटा कलेक्शन में करते हैं। फिर फिगर्स होते हैं। फिगर्स में आपके जैसे आपने कोई सेकेंडरी डेटा दिया है तो उस पर कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, मतलब न्यूमेरिकल फिगर यानी नंबर के फिगर्स हैं या पिक्चर के फिगर्स हैं। जैसे चैप्टर 1 में आपने इंट्रोडक्शन में कुछ फिगर्स यानी कुछ पिक्चर्स डाली हैं तो उनको भी आपको बताना होता है कि आपने कहाँ कहाँ कौन सा फिगर किस पेज नंबर पर दिया है। ठीक। फिर है सफिक्स पेजेस यानी जो थीसिस के बाद जो पेजेस लगते हैं उनके बारे में बताते हैं। पहला है बाइब्लियोग्राफी। बाइब्लियोग्राफी का मतलब होता है आपने किन किन बुक्स को पढ़ा, किन किन रिसर्च पेपर्स को पढ़ा, किन वेबसाइट्स पे देखा और किन लिंक्स को फॉलो किया जहाँ से आपको अपने थीसिस के लिए जो कंटेंट है यानी टेक्स्ट बॉडी थी वो कहाँ कहाँ से मिली, उसमें ये सब आता है। बाइब्लियोग्राफी के अंदर ये सब आता है। फिर है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का मतलब होता है कि बाइब्लियोग्राफी के अलावा आपको पीएचडी के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है वो होते हैं रिसर्च पेपर दो, एक यूजीसी के लिस्टेड में होना चाहिए और दूसरा नॉर्मल पीयर रिव्यूड में होना चाहिए। दूसरा है 2 सेमिनार जो ज़रूरी है और लास्ट में जो लगता है वो है सर्वे क्वेश्चन है जिसके बेस पे आपने प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया था। ठीक। अब यहाँ पे एक नोटेबल पॉइंट ये है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीएसपी में भी बनाया जाता है। मतलब ये कि सिनॉप्सिस पे तो मैंने बताया ही था कि पीपीटी बनती 10 से 15 स्लाइड की, लेकिन पीएसपी में भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनता है 10 से 15 स्लाइड्स का, जिनके बेस पे आपको पीएसपी करते समय जो मेंबर्स वहाँ बैठते हैं जो आपकी थीसिस को, तो मैं बता रहा था कि नोटेबल पॉइंट में कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फिर से बनाया जाता है पीएसपी के लिए जिसमें फिर वही 10 से 15 स्लाइड्स होती हैं जिसमें आपका पूरा थीसिस का एक एक कंटेंट्स को शॉर्ट में समझाया जाता है, जिसमें इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, रिसर्च मेथोडोलॉजी, सैम्पल साइज़ ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक। और कौन सा टेस्ट आपने लगाया, कौन सा टूल आपने यूज़ किया, ये सब पूछा जाता है। ठीक। और दूसरी चीज़ कि पीएसपी में आपके जो मेंबर्स बैठते हैं अगर वो जब बैठते हैं तो वहाँ पे वो आपकी थीसिस में अगर कोई कमी है उसे पॉइंट आउट करते हैं, कोई चेंजेस है, कोई बदलाव चाहिए तो उसको बताते हैं, और अगर कुछ और उसमें कमी है तो वो आपको सजेस्ट किया जाता है। ठीक। और सजेशन के बाद जब वो उसको ओके कर देते हैं और सहमत और जब एग्री किया जाता है कि हाँ भाई कि इनका पीएसपी अच्छा था, थीसिस अच्छी थी, बस इसमें ये बदलाव कर लीजिए, बाकी सब कुछ सही है, तो उस पर सारे जितने मीटिंग्स में मेंबर्स बैठते हैं उन सब के साइन होते हैं और साइन के बाद वो आगे बढ़ती है। ठीक है। और फिर वो जाती है सीधे आपकी हार्ड बाइंडिंग के लिए जिसको हम फाइनल बाइंडिंग भी कहते हैं। ठीक है। और इस फाइनल बाइंडिंग के पहले आपको जितने भी सजेशंस यानी जितने भी बदलाव और इम्प्रूवमेंट्स जो आपको बताए जाते हैं वो उसमें आपको दिखाना होता है क्योंकि वो दोबारा से एक बार चेक की जाती है। अगला पॉइंट फाइनल सबमिशन की बात करते हैं। फाइनल सबमिशन होता है जनरली पीएसपी की डेट से 90 दिन बाद, और फाइनल सबमिशन के समय आपकी 6 कॉपी ऑफ थीसिस, 6 कॉपी ऑफ समरी और 2 सीडी सॉफ्ट कॉपी ली जाती है। और जैसे मान लीजिए पीएसपी की डेट अगर आज आपकी आज थी यानी सैटरडे के दिन थी, तो आज कुछ दिन को छोड़ करके 90 दिन के अंदर आपको फाइनल सबमिशन करना होता है किसी भी कीमत पे। अगर आप फेल कर जाते हैं तो आपको फिर से पीएसपी देनी होती है और फिर से फाइनल सबमिशन करना होता है। ठीक है। और दूसरी चीज़ कि आपको जो फाइनल वाइवा होता है वो हमेशा आपके थीसिस का जो इवैल्यूएशन होती है जो कि बाहर होती है उसके बाद आपका फाइनल वाइवा किया जाता है, लेकिन ये फाइनल वाइवा फिर भी पीपीटी प्रेजेंटेशन के साथ किया जाता है। यानी फाइनल वाइवा में भी आपकी थीसिस भी रखी जाती है और 10 से 15 स्लाइड की पीपीटी भी बनवा करके आपको प्रेजेंट करना होता है अपने टॉपिक को फाइनल वाइवा के सेंस में।
आगे चलते हैं। अब मेन बात करते हैं कि डिवीजन ऑफ थीसिस एंड समरी कॉपीज। आपने जो 6 समरी और 6 थीसिस बनाई होती हैं वो कहाँ कहाँ किस किस तरीके से डिवाइड की जाती हैं, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहला, रिसर्च स्टूडेंट को एक कॉपी थीसिस और एक कॉपी समरी की दे दी जाती है। फिर उसकी रिसर्च गाइड को एक कॉपी थीसिस और एक कॉपी समरी की दी जाती है। फिर एक कॉपी जाती है अदर स्टेट, यानी आपके स्टेट से बाहर के स्टेट में। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा यूपी का है और यूपी से रिसर्च कर रहा है तो यूपी के जितने भी नेबरिंग स्टेट्स होंगे उनमें वहाँ पे भेजी जाती है। वो बिहार भी हो सकता है, झारखंड भी हो सकता है, छत्तीसगढ़ भी हो सकता है, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, कोई भी स्टेट हो सकता है, वो कहीं भी जा सकती है। तो समरी और थीसिस दोनों की एक एक कॉपी अदर स्टेट में भेजी जाती है, और थीसिस समरी की एक एक कॉपी होम स्टेट में भी रहती है जहाँ से स्टूडेंट अपनी रिसर्च कर रहा है। दोनों ही जगहों पे इसको मूल्यांकन के लिए भेजा जाता है। फिर एक कॉपी जो है वो रिसर्च सेंटर में रखी जाती है थीसिस और समरी की, और एक कॉपी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, यानी अब जिस डिपार्टमेंट के हैं, कॉमर्स के हैं, साइंस के हैं, मैथ्स के हैं, जिस डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे रखवा दी जाती है। ठीक है, आखिरी टॉपिक है रूल्स फॉर रिसर्च पेपर पब्लिकेशन फॉर पीएचडी। अब पीएचडी कराने के लिए जो हमें रिसर्च पेपर पब्लिश करना होता है उसके क्या रूल्स हैं, आइए उसको एक बार बहुत जल्दी से देख लेते हैं। पहला है कि एक रिसर्च पेपर आपका यूजीसी के लिस्टेड मैगजीन या जर्नल में छपना चाहिए, जो कि मैंडेटरी है, कंपलसरी है, वरना आपकी पीएचडी को आगे नहीं बढ़ाया जाता। और दूसरा जो पेपर आप पब्लिश कराएंगे वो पीयर रिव्यूड जर्नल में होना चाहिए, और दोनों के ही इम्पैक्ट फैक्टर, यानी इम्पैक्ट फैक्टर का मतलब है कि आपने जिन रिसर्च जर्नल्स में अपना रिसर्च पेपर्स पब्लिश कराया है उसको कितने लोग रेफ़र करते हैं, कितने लोग उसको पढ़ते हैं, उसको इम्पैक्ट फैक्टर में कहा जाता है। ठीक, तो दोनों के यानी यूजीसी के लिस्टेड जर्नल और पीयर रिव्यूड जर्नल दोनों के ही इम्पैक्ट फैक्टर 5 या 5 से ऊपर होने चाहिए, तभी आपको रिसर्च पेपर पब्लिकेशन का फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों आज वीडियो इतने पे ही रोक रहा हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाता रहूँ। थैंक यू सो मच।